तो आज की ये जो क्लास है ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंतर्गत पश्चिमी एशिया एवं हिंद प्रशांत क्षेत्र इस पर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन से जुड़े हुए जो टॉपिक हैं विश्व बैंक को भी इस क्लास में कवर किया जाएगा। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको नोट कराए जाएंगे। और इसके अलावा नया टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके साथ साथ उत्तर दक्षिण संवाद एवं दक्षिण दक्षिण संवाद पर भी आपको ऑब्जेक्टिव यानी MCQ क्वेश्चन भी नोट कराए जाएंगे। साथ ही साथ इनके विकल्पों पर डिस्कशन भी होगा जिससे ओवरऑल आपकी क्लियरिटी जो है वो हो सके। तो चलिए हम आप अभ्यास करते हैं पश्चिमी एशिया एवं हिंद प्रशांत क्षेत्र में। पहला क्वेश्चन नोट करें कि पश्चिम एशिया में अरब इजराइल संघर्ष के 3 कारण लिखिए। अरब इजराइल संघर्ष के 3 कारण लिखिए या 3 कारण कौन कौन से हैं। तो पहला कारण है सीमा विवाद, लिखें आप बॉर्डर कन्फ्लिक्ट यानी सीमा विवाद। दूसरा है शरणार्थियों की समस्या तथा अधिकृत अरब क्षेत्रों को खाली कराना। अरब इजराइल संघर्ष को लेकर एक सम्मेलन है मैड्रिड सम्मेलन। नोट करें मैड्रिड सम्मेलन 1991। मैड्रिड सम्मेलन 1991 का संबंध किससे है? पश्चिम एशिया में अरब इजराइल समस्या के समाधान से। पश्चिम एशिया में अरब इजराइल समस्या के समाधान से जनवरी 2006 में संपन्न फिलिस्तीन चुनावों में किसने जबरदस्त जीत दर्ज की है? तो हमास ने। वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है फिलिस्तीन के साथ, उसमें हमास जो है उसकी प्रभावी भूमिका है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखें, बहुत सरल क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि तेल निर्यातक देशों के प्रमुख संगठन का नाम क्या है? तेल निर्यातक देशों के प्रमुख संगठन का नाम क्या है? तेल निर्यातक देशों के प्रमुख संगठन का नाम क्या है? तो ओपेक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है ना, ओपेक का गैर अरब सदस्य कौन सा देश है?
यानी ओपेक में सारे अरब राष्ट्र हैं, लेकिन एक राष्ट्र है जो अरब से नहीं जुड़ा हुआ है। तो ओपेक का गैर अरब सदस्य कौन सा देश है? गैर अरब सदस्य कौन सा देश है? तो ये है वेनेजुएला। वेनेजुएला। इराक ने कुवैत पर कब आक्रमण किया था? इराक ने कुवैत पर कब आक्रमण किया था? तो यहाँ हमें डेट नोट करनी है, 2 अगस्त 1990 को। कब किया था भाई? 2 अगस्त 1990 को इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया था। कोई बताएगा कि इस समय इराक का शासक कौन था? सद्दाम हुसैन। और फिर खाड़ी युद्ध हुआ जिसमें सद्दाम हुसैन और अमेरिका, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, है ना, इनके बीच में युद्ध हुआ, खाड़ी युद्ध। तो जाहिर है इसका कारण इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण था। खाड़ी युद्ध किस देश के लिए वरदान साबित हुआ? खाड़ी युद्ध किस देश के लिए वरदान साबित हुआ? खाड़ी युद्ध किस देश के लिए वरदान साबित हुआ? अमेरिका के लिए। अमेरिका के लिए वरदान साबित हुआ, चूंकि खाड़ी युद्ध में इराक को पराजित करने के बाद अमेरिका ने सीधे पाइपलाइन डालकर 14 वर्षों तक जो है इराक का पेट्रोलियम निकाला और वो सीधे पाइपलाइन से अपने देश में ले गया। किसको फायदा हुआ? अमेरिका को फायदा हुआ। नेक्स्ट है, वर्तमान में ओपेक के कुल कितने सदस्य हैं? वर्तमान में ओपेक के कुल कितने सदस्य हैं? You will have to note numbers। कितने हैं? 12 सदस्य हैं। 12 सदस्य ओपेक के वर्तमान में हैं। और इसी से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का जो मुख्यालय है वो वियना में है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। यस। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न का प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू का, विश्व बैंक के ऊपर। देखिए, यू शुड नो दैट कि विश्व बैंक जो है, जिसमें ऑलमोस्ट दुनिया के सभी सदस्य देश इससे जुड़े हुए हैं। विश्व बैंक दुनिया के तमाम देशों को कर्ज निर्गत करता है, कर्ज देता है, दूरगामी कर्ज देता है, शॉर्ट टर्म कर्ज देता है। तो विश्व बैंक, जिसको इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है, यानी IBRD। नोट कर लें कि विश्व बैंक का पूरा नाम क्या है? विश्व बैंक का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? IBRD, है ना, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। हिंदी में इसका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1945 में।
विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले किसका सदस्य बनना अनिवार्य होता है? विश्व बैंक का सदस्य बनने के पहले किसी भी देश को पहले यानी किसका सदस्य बनना अनिवार्य होता है? कि किसका? IMF का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनना होता है, तभी फिर वो विश्व बैंक का सदस्य बन पाएगा। नेक्स्ट, विश्व बैंक के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ वर्ल्ड बैंक? विश्व बैंक के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? इसमें हम लोग पॉइंट नोट करेंगे। पहला है पुनर्निर्माण और विकास। पुनर्निर्माण और विकास। इस विकल्प पर हम लोग चर्चा करते हैं कि पुनर्निर्माण और विकास से क्या अभिप्राय है। आप देखें, दुनिया में बहुत सारे निर्धन कमज़ोर राष्ट्र हैं, तो उन्हें कैसे विकास के मेन ट्रैक पे लाया जा सके। 40 के दशक के बाद अधिकांश देश आज़ाद हुए, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब थी, तो ऐसी कंडीशन में विश्व बैंक का गठन 1945 में किया गया और ये उद्देश्य रखा गया कि जो भी देश हैं उनकी अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण और उन देशों का विकास, दैट शुड बी मेन मोटो ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है। दूसरा आप लिखें पूंजी विनियोजन। दूसरा उद्देश्य क्या है? पूंजी विनियोजन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। पूंजी विनियोजन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हम सभी लोग जानते हैं कि उत्पादन और विकास के लिए पूंजी को लगाना बहुत ज़रूरी है। तो विश्व बैंक दुनिया के तमाम देशों को, जैसे हमारे देश में आप 6 लेन और 4 लेन देख रहे हैं, इनमें ऑलमोस्ट सभी में विश्व बैंक का पैसा लगा हुआ है और धीरे धीरे हम इस कर्ज को जो है विश्व बैंक का चुकाते हैं। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट है तीसरा उद्देश्य है भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ये क्या होता है भुगतान संतुलन? भुगतान संतुलन से अभिप्राय ये है कि विकासशील देश कभी विकसित देशों से जो कर्ज लेते हैं उसे टाइमली नहीं चुका पाते हैं, तो इन दैट केस उन्हें भुगतान यानी पेमेंट की समस्या उनके सामने आती है। तो ऐसी कंडीशन में बीच में विश्व बैंक आकर के उन देशों को बहुत ही कम इंटरेस्ट पर लोन देता है और उसके द्वारा जो विकासशील देश हैं वो अपना भुगतान पूरा विकसित राष्ट्रों को करते हैं। तो भुगतान संतुलन की समस्या को हल करना ये भी एक उद्देश्य है। नेक्स्ट है पूंजी की व्यवस्था। अगला उद्देश्य है पूंजी की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल। तो जाहिर है सदस्य राष्ट्रों में जो पूंजी की समस्या होती है तो वहाँ विश्व बैंक पूंजी लगाता है। साथ ही साथ पूंजीपति जो कैपिटलिस्ट हैं उन्हें भी प्रेरित करता है कि वो कमज़ोर राष्ट्रों में अपना निवेश करें और अपनी पूंजी लगाएं, जिससे उनका भी विकास हो और उस देश का भी विकास हो। अब हम आप आते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की स्थापना क्यों हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना क्यों हुई थी? तो यहाँ हम आपके साथ विकल्पों पर भी चर्चा करेंगे।
एक विकल्प है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। एक दूसरा विकल्प है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध विनिष्ट राष्ट्रों के पुनर्निर्माण हेतु। तीसरा है विश्व बैंक के गैर सदस्य देशों के भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए। और डी विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जैसा हम लोगों ने एक पहला उद्देश्य लिखा था पुनर्निर्माण, तो बी विकल्प सही है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, इसका आंसर लिख लें, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध से विनष्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध से विनष्ट राष्ट्रों के पुनर्निर्माण हेतु, रिकंस्ट्रक्शन हेतु, पुनर्निर्माण हेतु। अब ये प्रश्न बहुत ही जटिल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे ये थोड़ा जटिल होता है। कौन सा सही है में आपको पहले 3 कथन गलत सिद्ध करने होते हैं, तभी आप सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। और कौन गलत है तो वहाँ 3 सही ठहराने होंगे। तो जाहिर है, चलिए आपके साथ चर्चा करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इसका आंसर पता है। IMF का प्रत्येक सदस्य देश स्वतः विश्व बैंक का सदस्य बन जाता है। एक विकल्प ये था। दूसरा था विश्व बैंक के संस्थापक सदस्य देश 95 थे। सी है भारत विश्व बैंक का संस्थापक सदस्य नहीं है। और डी है IMF विश्व बैंक समूह का हिस्सा है। तो इसमें पहला विकल्प सही है। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, नोट कर लें, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का प्रत्येक सदस्य देश स्वतः विश्व बैंक का सदस्य बन जाता है। प्रत्येक सदस्य देश स्वतः विश्व बैंक का सदस्य बन जाता है। हम आपने पीछे प्रश्न भी लिखा है कि विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए पहले किसका सदस्य बनना अनिवार्य है? तो आप लोगों ने नोट किया था कि IMF का। तो जाहिर है जो IMF का सदस्य होगा वो ऑटोमेटिकली जो है वो विश्व बैंक का सदस्य बन जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में विश्व बैंक के कितने सदस्य राष्ट्र हैं? बहुत ही अच्छा जीके का क्वेश्चन है कि वर्तमान में विश्व बैंक के कितने सदस्य राष्ट्र हैं? वर्तमान में विश्व बैंक के कितने सदस्य राष्ट्र हैं? 189, 189। तो अब हम पूछें IMF के कितने हैं? सेम 189। चूंकि जो इधर सदस्य होगा ऑटोमेटिकली वो विश्व बैंक का सदस्य होगा। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हाँ, देखें, अब चूंकि इसमें जो 3 हम लोग सही करेंगे तो वो तीनों तथ्यों को हम लोग याद रखेंगे। ठीक है। तो पहला आप कथन लिखें कि IMF और IBRD दोनों के मुख्यालय वाशिंगटन में हैं। IMF और IBRD दोनों के मुख्यालय वाशिंगटन में हैं।
ये सही है। याद रखेंगे हम लोग कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक इन दोनों के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो वाशिंगटन में हैं। बी विकल्प है कि ICSID विश्व बैंक समूह का ही संगठन है। विश्व बैंक समूह का ही संगठन है, ये बात भी सही है। तीसरा विकल्प है कि IBRD को विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। IBRD को विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। तो जाहिर है हम 3 सही कर चुके हैं, तो जो चौथा कथन है वो रॉन्ग है कि IMF में भारत का वोट शेयर, IMF में भारत का वोट शेयर 10% है। IMF में भारत का वोट शेयर 10% है, तो ये गलत है। ओनली 2.76% है। कितना है भाई? आंसर भी लिख लो इसका, 2.76% है, और ये जो 10% है वो रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक की, ये तो लिख चुके हैं, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नोट करें, विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यूजीन मेयर थे। यूजीन मेयर थे। और अच्छा, ये तो आपको पता ही है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। याद रखें, वाशिंगटन DC, वाशिंगटन का वो एरिया है जिसे हम कैपिटल एरिया कहते हैं। जैसे सपोज दैट जितने भी भारत सरकार के कार्यालय हैं वो न्यू दिल्ली में हैं, तो एक पुरानी दिल्ली है, एक नई दिल्ली है ना? तो जो न्यू दिल्ली है वो कैपिटल एरिया है ना? इसी तरह वाशिंगटन में जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं वो DC में हैं, है ना? तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अभ्यास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 को वाशिंगटन में। 27 दिसंबर 1945 को वाशिंगटन में। लेकिन लिख लें, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF ने अपना काम 1 मार्च 1947 से आरंभ किया। अब ये प्रश्न आ जाए कि काम कब आरंभ किया, तो 1 मार्च 1947 से आरंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय तो क्लियर है ना हम लोगों को? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कुल संस्थापक लिखो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कुल संस्थापक राष्ट्रों की संख्या कितनी थी जब ये एस्टैब्लिश किया गया? तो इस समय
संस्थापक राष्ट्रों की संख्या कितनी थी? तो 44 थी, 44। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जाहिर है हम एक को गलत साबित करेंगे, तो इसके लिए हमें 3 सही पॉइंट मिल जाएंगे। तो पहला नोट करें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना विश्व बैंक के साथ की गई थी। पहला विकल्प कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना विश्व बैंक के साथ की गई थी, ये बात सही है। दूसरा विकल्प है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का नतीजा है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का नतीजा है। ये भी सही है। सी विकल्प है वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कुल 175 सदस्य देश हैं। हम लोग समझ गए होंगे कि ये रॉन्ग है, क्योंकि 189 है, इसमें 175 लिखा हुआ है। नेक्स्ट आप अगला एक और स्टेटमेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है, तो ये भी सही है। विशेष आहरण अधिकार, थोड़ा टर्म नोट करें। विशेष आहरण अधिकार, जिसको SDR कहते हैं, विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल डेबिट राइट, SDR। ठीक है, याद रहेगा। SDR का फुल फॉर्म हो गया का मूल्य कितनी मुद्राओं की टोकरी द्वारा निर्धारित किया जाता है। कितनी मुद्राओं यानी करेंसीज की टोकरी द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो 5 मुद्राएं इस टोकरी में रखी गई हैं। उनके आधार पर जो SDR है उसको डिक्लेयर किया जाता है। विशेष, अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है। विशेष आहरण अधिकार के मूल्य के निर्धारण में, विशेष आहरण अधिकार के मूल्य के निर्धारण में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा का भार यानी वेटेज सबसे ज़्यादा है। SDR के मूल निर्धारण में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा का भार यानी वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम आपको विकल्प दें, पहला है जापानी येन, बी विकल्प है यूरो, सी है US डॉलर और डी विकल्प है ब्रिटिश पाउंड। अब हम आपको एक क्लू देते हैं कि उस देश की जो करेंसी है दुनिया के लगभग सभी देशों में एक्सेप्टेबल है, वो कौन सा है।
US डॉलर। किसको दुनिया के सारे देश एडॉप्ट करते हैं? US डॉलर। तो US डॉलर का जो वेटेज है SDR में वो सबसे ज़्यादा है। कौन सा उद्देश्य IMF का नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है। इससे हमें 3 सही बातें मालूम हो जाएंगी। कौन सा उद्देश्य IMF का नहीं है? देखिए 3 सही हम पहले डिसाइड करें। ए विकल्प लिखिए कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल, मौद्रिक यानी मॉनेटरी, सहयोग कोऑपरेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। ये बात सही है, ठीक है। बी विकल्प नोट करें, संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुनिश्चित करना। संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुनिश्चित करना। सी विकल्प है, ये भी सही है, विनिमय दर स्थिरता सुनिश्चित करना। विनिमय दर स्थिरता सुनिश्चित करना, ये विकल्प भी सही है। और डी विकल्प है कि निजी क्षेत्रों को ऋण प्रदान करना। ये रॉन्ग है। याद रखना कि IMF केवल दुनिया के देशों को डायरेक्ट ऋण देता है, ना कि निजी क्षेत्र को। निजी क्षेत्र को नहीं देता है, ठीक है भाई। तो निजी क्षेत्रों को ऋण प्रदान करना ये रॉन्ग है। अच्छा, ये बड़ा मजाक का भी विषय है। लिखें कि विशेष आहरण अधिकार यानी SDR की गणना में किस मुद्रा को सम्मिलित नहीं किया जाता है? विशेष आहरण अधिकार SDR की गणना में किस मुद्रा को सम्मिलित नहीं किया जाता है? विकल्प दे रहे हैं आपको। येन को, युआन को। युआन कहाँ की मुद्रा है? चाइना की। और येन जापान की। और पौंड स्टर्लिंग ब्रिटेन की। और रुपया अपने, इसी को नहीं हासिल है। तो लिख लो, रुपया जो है, हम चौथी और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। ये शर्मिंदगी की बात है कि हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो इस पर क्यों प्रयास नहीं कर रही है ईमानदारी से कि हमें भी SDR वाली करेंसी में प्लेस दिया जाए। और अंत में लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे पेपर गोल्ड कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे पेपर गोल्ड कहा जाता है? पेपर गोल्ड कहा जाता है। पेपर गोल्ड कहा जाता है। तो आंसर है SDR को। SDR को पेपर गोल्ड कहा जाता है। पीछे नोट किया जा सकता है ना। तो हम आप देखें कि आप लोग जो है ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने नोट कराए हैं, ये BA थर्ड ईयर, MA प्रीवियस और MA फाइनल पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स और साथ ही साथ तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो जनरल स्टडी GK है उसके लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।